हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं नंबर सिस्टम की एक और क्लास लेकर। आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, आपके सपनों को एक और ऊंचाई देने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। कल हम बात कर रहे थे संख्याओं के बारे में। आज 19 नंबर सिस्टम की बातों को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल हमने देखा था वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से देखा था, एक तो दशमलव संख्याएं और एक पूर्णांक संख्याएं। ये देखा था, एक रिकरिंग डेसिमल देखा था, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल देखा था। देखो, रिकरिंग डेसिमल को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इसलिए उनको बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल है, उन अनावर्ती दशमलव संख्या जिनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। बाद में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में देखा था। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। बाद में हमने देखा था परमेय संख्या फ्रैक्शन और पूर्णांक में होती है। फिर हमने पूर्णांक संख्या को देखा था, ऋणात्मक, धनात्मक और एक जीरो वाली। फिर हमने देखा था धनात्मक वालों को हमने कहा था नेचुरल नंबर, और इसमें जीरो को और ऐड कर दे तो इनको बोला था पूर्ण संख्याएं। देखो, पूर्णांक संख्या हमने देखी थी। अब देखो, पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो सम इंटीजर्स और एक होते हैं विषम ओड इंटीजर्स। देखो, जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा जाता, मतलब दो से डिविजिबल है वो संख्या, दो से विभाज्य है वो संख्या सम पूर्णांक होगी। दो से डिविजिबल नहीं है वो संख्या कैसी होगी? वो होगी विषम संख्या। अब शून्य एक सम संख्या, यह आपको याद रखनी है। शून्य क्या है? एक सम संख्या। इस बात को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। देखो कैसे इस प्रकार देख सकते हैं। पहले इवन और ओड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि शून्य एक सम पूर्णांक कैसे है। तो देखो, इवन कोई भी संख्या इवन संख्या, उसमें इवन को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन प्राप्त होता है। ओड को, दो और संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? इवन संख्या। इवन को और से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होती है? एक ओड नंबर प्राप्त होता है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? इवन संख्या प्राप्त होती है। इवन को ओड से गुणा करेंगे तो हमेशा इवन प्राप्त होगा। ओड को ओड से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा ओड प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि शून्य एक इवन नंबर कैसे। अब देखो, अगर हम शून्य को मान लो ओड मान लेते हैं, मान लो शून्य ओड है, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं, और 3 भी क्या है? इसको हमने ओड माना, शून्य को ओड माना, और 3 ओड होता ही है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो अब हमें पता है प्रॉपर्टी से, ओड में ओड ऐड करें तो क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। क्या ये इवन आ रहा है? 3 क्या होता है? ओड। 3 क्या होता है? ओड। इस प्रकार क्या शून्य ओड हो सकता है? तो शून्य ओड नहीं होगा, तो क्या होगा? हमेशा इवन होगा। शून्य हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं शून्य इवन कैसे होता है। आगे की बात करते हैं। ये वाला चार्ट मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम शून्य और ऐड कर दे तो होल नंबर्स बनते हैं, और उसमें माइनस वाले भाग और ऐड कर लें, माइनस वाली संख्या और ऐड कर लें तो क्या बन जाती है? इंटीजर। और इंटीजर में हम फ्रैक्शन वाली p/q वाला रूप और ऐड कर लें, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो और p, q इंटीजर नंबर हो, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? रेशनल नंबर। और रेशनल में हम इरेशनल नंबर और ऐड कर दें तो कौन सी संख्या बन जाती है हमारे पास? रियल नंबर। ये बात हमने कल देखी थी। देखा हमने नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, और रेशनल में अलग से होता है, ये अलग से होती है इरेशनल नंबर। और इन सबको मिला दें, एक तो ये वाला भाग पूरा और एक ये वाला, इन मिला दें तो इन क्या बनती है? बनता है रियल नंबर बनते हैं। अब देखो, जो इतनी सी बातें पढ़ी है, इन पर अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक सम्मिश्र संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बातें हमने देखी नहीं कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वास्तविक संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, मैंने कल बताया था, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो एक भी कथन क्या नहीं होगा? सत्य नहीं होगा। देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होते हैं, तो -2, -3
ये भी पूर्णांक संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है, तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगले, प्रत्येक वास्तविक संख्या को जटिल रूप से लिखा जा सकता है। एवरी रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब, यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये है, इसको वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इस प्रकार हम प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया सत्य। अगला और देख, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है? वर्गमूल 2 वास्तविक संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन भी हो गया गलत। हाँ, ये अगर इस कथन को ऐसे बोलता कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती, तब ये कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, प्राकृत संख्या इस वृत्त के अंदर की तरफ है और हम बाहर की ओर जा रहे हैं, रियल नंबर की ओर। मैंने कहा अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो सारे कथन क्या होते हैं? सत्य। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन सत्य हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो हम क्या करें, वास्तविक से अंदर की ओर आ रहे हैं, वृत्त के अंदर की ओर जा रहे हैं, अपरिमेय संख्या अंदर की ओर है, तो ये कथन क्या होगा? ये कथन गलत होगा। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो देखो 1/2 वास्तविक संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या। देखो, पूर्णांक अंदर की तरफ हो और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ, आर की तरफ जा रहे हैं बाहर की ओर, तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन भी सत्य हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार देखो, हम क्यू से बाहर की ओर जा रहे हैं, आर की ओर, तो मैंने कहा था अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सारे कथन क्या होते हैं? सत्य। ये कथन भी क्या हो गया? सत्य। तो 1 3 4 तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। क्या परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है? समाप्त भी हो सकता है, दशमलव विस्तार समाप्त भी हो सकता है। अगर शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या, हमें पता है शांत दशमलव संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक बात और देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, तो अशांत दशमलव वाली संख्याएं हो, अशांत वाली 0.333, तो इनका दशमलव क्या नहीं होता? शांत नहीं होता। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, ये परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो सकता है। हाँ, अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती, तब ये कथन सही हो सकता था। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? दशमलव विस्तार, अगर शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव संख्या है, तो उनका दशमलव विस्तार क्या हो? समाप्त हो जाता है। यार यहाँ ये बताया गया है कि शांत नहीं होता, तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता। अगर दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो उनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। उस दशमलव को क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इनका दशमलव क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। ये कथन भी क्या हो गया? गलत। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार ना तो पुनरावर्ती होता है, ना तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब न ही समाप्त होता है, इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया सत्य। तो इसमें चौथा कथन सत्य, ओनली फोर्थ कथन क्या हो गया? सत्य। निम्न कथनों में से गलत है। गलत कथन देखना, कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती। हमें पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं, तो कोई
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये कथन क्या है? सत्य। ये कथन क्या है? सत्य। हमें गलत कथन पूछा है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये कथन भी क्या है? सत्य है। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है। ये कह रहा है शून्य और सारी प्राकृत संख्याओं को लें तो क्या पूर्णांक संख्या आ जाएंगी? तो पूर्णांक संख्याओं में तो माइनस वाली भी शामिल होती है, तो पूर्णांक संख्या होगी नहीं होगी। तो हमें गलत कथन पूछा, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? थर्ड कथन क्या हो जाएगा? गलत। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये कथन भी क्या है? ये कथन सत्य है। तो देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि अक्ष एक प्राकृत संख्या है तो वर्गमूल अक्ष है। अक्ष क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अक्ष है वो एक नेचुरल नंबर है, तो वर्गमूल अक्ष क्या होगा? वर्गमूल अक्ष क्या होगा? तो देखो अक्ष का मान एक ले, नेचुरल में एक ले तो एक आए होगा। दो लेंगे तो देखो दो लेंगे तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या तो उनका वर्गमूल क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो क्या आ रहा है? एक बार हम 3 लें तब भी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, तब भी अपरिमेय संख्या। 4 लें तो 2 हो जाएंगे। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, हमेशा परिमेय संख्या, तो हमेशा परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि अपरिमेय संख्या भी आ रही है। हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अक्ष वाई जेड भिन्न भिन्न पूर्णांक है, भिन्न भिन्न पूर्णांक है। अक्ष वाई विषम धनात्मक, अक्ष और वाई क्या है? अक्ष और वाई ये पॉजिटिव ओड नंबर है, पॉजिटिव ओड नंबर है। जेड क्या है? जेड है वो पॉजिटिव इवन नंबर है, इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो पहले कथन में क्या? अक्ष माइनस जेड, अक्ष माइनस जेड, इसका मतलब देखो ओड माइनस इवन, ओड माइनस इवन क्या होगा? ये हो जाएगा ओड, ओड माइनस इवन। तो देखो अक्स माइनस जेड क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओड। और इसका स्क्वायर भी, अक्स माइनस जेड का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। और ओड को वाई क्या हो गया? वाई, वाई ओड, ओड को ओड से गुणा करेंगे क्या होगा? ओड को ओड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा ओड आएगा। क्या आएगा? हमेशा ओड। और यह क्या बताया हुआ? इवन। और कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? फर्स्ट कथन ही सत्य नहीं होगा। आगे बढ़ा आप चेक कर सकते हो। तो देखो ओड माइनस इवन, ओड माइनस इवन, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ओड होगा। और ये भी क्या हो? देखो वाई क्या दे रखा है? वाई ओड दे रखा, गुणा ओड, ओड गुणा ओड, ओड, ये कथन सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये ओड है और इसको किससे गुणा किया? वाई, देखो वाई ओड है, ओड से गुणा, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। ओड में से ओड माइनस किया जा रहा है तो क्या बनेगा? ओड में से ओड, लेकिन ओड में से ओड माइनस किया जा रहा है, ओड में से, तो क्या बनेगा? इवन। और इवन को इवन से गुणा कर रहे, चाहे इवन को ओड से गुणा करो चाहे इवन से गुणा करो, हमेशा क्या आएगा? इवन। ये कथन भी क्या होगा? सत्य। तो हमें सत्य नहीं वो कथन पूछा है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए पी क्यू आर भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांक है जो विषम है, धनात्मक पूर्णांक है लेकिन ये क्या है? ओड है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? अब देखो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? सारे ओड है, तो देखो सभी ओड है तो सभी का गुणा, सभी का गुणा, कितने भी ओड का गुणा कर लें हम, चाहे इनका स्क्वायर कर दें, हमेशा क्या रहने वाला है? ओड। मान देखो ओड और ओड का योग, ओड को और ओड से में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इवन। क्या बन जाएगा? इवन। इवन को चाहे किसी से भी गुणा कर दो, चाहे ओड से, इवन को चाहे किसी से भी गुणा कर दो, चाहे इवन से गुणा कर दो चाहे ओड से गुणा कर दो, हमेशा क्या बनने वाला है? इवन। ये भी क्या हो गया? सत्य। ये भी क्या हो गया? सत्य। बाद में देखो ओड में से, देखो ओड में से ओड घटेगा, ओड में से ओड घटेगा, क्या बनने वाला? इवन। क्या बनने वाला? इवन। ये इवन हो गया। और प्लस में, प्लस में आर जुड़ रहा है, मतलब आर भी ओड है, इसमें क्या जुड़ रहा है? ओड। इवन में ओड जुड़ेगा, इवन में ओड जुड़ेगा तो क्या बनने वाला है? ओड। क्या बनने वाला है? ओड। और ये देखो ओड प्लस ओड इवन, ओड प्लस ओड इवन, तो ओड को इवन से गुणा करेंगे तो क्या बनने वाला है? इवन। क्या बनने वाला है? इवन। तो ये कथन भी क्या है? ये कथन भी सत्य, हमें सत्य नहीं है, तो वो कौन सा कथन हो जाएगा? चौथा कथन क्या हो जाएगा?
सत्य नहीं होगा। चौथे कथन में वैसे क्या पूछा है, पी क्यू आर कंजुकेटिव ओड इंटीजर्स हैं, देन तब रिमाइंडर ऑफ देयर प्रोडक्ट व्हेन डिवाइड बाय 4 इज 3। डिवाइड बाय 4 इज हमेशा क्या होगा, ये कह रहा है इनको 4 से डिवाइड करें, इनको 4 से डिवाइड करें तो हमेशा कितना प्राप्त होगा, 3। तो 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर से ले लो, 1 3 5 ले लो और इनको 4 से डिवाइड करके देखें तो देखो इनको 4 से डिवाइड करें हम तो देखो ये 15 आ गए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब तक कहते हैं, फिर दोबारा हम कॉन्जुगेटिव लेते हैं, 3 5 और 7 लेते हैं, इनको गुणा करो और इनको 4 से डिवाइड करें, गुणा करके 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो यहाँ से रिमाइंडर -1, यहाँ से +1 और यहाँ से -1, तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, रिमाइंडर 1। और ये बता रहा है कि क्या रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त। तो ये कथन क्या हो गया, रोंग हो गया। ये कथन क्या हो गया, रोंग हो गया। अगला कथन, 5 धनात्मक पूर्णांक संख्या पी क्यू आर एस टी में 3 समय और इनमें से 2 विषम है। जरूरी नहीं है इनका क्रम क्या, क्रम को देखो, कह रहे नॉन नेसेसरली इन ऑर्डर, इनका जो क्रम है वो ये जरूरी नहीं है कि कौन से सम है 3 और कौन से विषम, इनका क्रम डिसाइड नहीं है। तो अब देखो पूछा है P + Q + R - S - T निश्चित रूप से सम होंगे, निश्चित रूप से सम होंगे। ये देखो 5 संख्या 1 2 3 4 5। अगर मैं पहली 3 को इवन ले लेता हूं तो पहले वाले 3 का इवन का योग क्या होने वाला है, इवन। इवन का योग क्या होने वाला है, इवन। और ओड में से ओड घटेगा, देखो ओड में से ओड घटेगा तो क्या बनने वाला है, इवन। क्या बनने वाला, इवन। तो इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन कर दो, इवन माइनस इवन कर दो, इवन प्लस माइनस इवन हमेशा क्या बनने वाला है, इवन बनने वाला। क्या बनने वाला, तो निश्चित रूप से क्या बनने वाला है, डेफिनेटली क्या बनने वाला है, इवन। बाद में अगला कथन देखते हैं। तो देखो चाहे पी क्यू एस ये 2 से गुणा हो रहा है तो ये हमेशा क्या होने वाले हैं, ये हमेशा इवन होने वाले हैं, चाहे इनको ओड ले लो चाहे इवन ले लो, ये हमेशा क्या होने वाले, इवन, हमेशा इवन। तो क्यू और टी, अगर क्यू और टी को हम ओड लेते हैं तो देखो ये इवन हो गए और क्यू और टी ओड और ओड का योग इवन, कितना हो गया, इवन। तो इनका योग भी कितना बनने वाला है, इवन प्लस इवन, इवन बनने वाला है। ये कह रहा है डेफिनेटली ओड बनेगा, तो ये कथन क्या हो गया, गलत। तो कौन सा कथन इनमें सही है, ओनली फॉर वन कथन सही है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉरी मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान ले P और Q विषम है, R और S सम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देखना है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 आपको बता दिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि परमेय संख्या का हर है तो 2 की पावर n और 5 की पावर m है, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। कह रहा है जो परमेय संख्या उनका हर है 2 की पावर n और 5 की पावर m है तो उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। अगर हर 2 की पावर n और m की 5 की पावर m हो तो उनका दशमलव प्रसार है वो टर्मिनेटिंग होगा, अवसानी होगा। इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दशमलव प्रसार कैसा होगा, इनका दशमलव प्रसार होगा हमेशा शांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ये नहीं हो सकता, इनको टर्मिनेट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आवर्ती नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में तो क्या होगा, अवसानी होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन, पाई स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का वर्गमूल किस प्रकार का होगा। अब हमें पता है पाई स्क्वायर है, पाई एक इरेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर है, जबकि वर्गमूल 2 भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। और इनका भी क्या लिया हुआ है, इनका भी वर्गमूल लिया, तो ये कैसा होगा, हमेशा में इर्रेशनल नंबर ही होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं। अब आज जो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन बेस्ड कर रहे हैं जो संख्याएं उनके कॉन्सेप्ट है उन पे कर रहे हैं। कितनी संख्याएं, कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये हम अगले वाले वीडियो में देखने, ऐसे क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो संख्याओं की जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कथन गलत हो गया। क्यों? 0 भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, हाँ प्रत्येक पूर्णांक संख्या वो एक परमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। हमें सत्य कथन पूछा है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। प्रत्येक परमेय संख्या, अब 1/2 परमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। तो कौन सा कथन इनमें सही है? 2 नंबर कथन क्या सही है? 2 नंबर कथन क्या हो गया? सही हो गया। निम्न में से कौन सा कथन है? गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक सभी परमेय संख्याओं का गुणन तस्मक है। एक सभी परमेय संख्याओं का क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। सही है। सभी परमेय संख्याओं, कोई भी परमेय संख्या ए है, तस्मक क्या होता है? कोई भी परमेय संख्या ए है, उनको गुणा करने पर हमेशा ए प्राप्त हो, तो क्या हो सकता है? 1 ही हो सकता है। तो सभी परमेय संख्याओं का गुणन तस्मक कितना होता है? 1। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। हमें तो गलत कथन पूछा है। क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। ये कथन सही है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रमविनिमय में गुण लागू होता है। प्राकृत संख्या होती हैं उनमें योग संक्रिया नहीं होती है, उनमें क्रमविनिमय लागू होता है। क्रमविनिमय गुण धर्म क्या होता है? अगर ए में बी जोड़े वो बराबर होना चाहिए। इनका क्रम चेंज कर दो, बी में ए जोड़े, वो हमेशा, अगर ये दोनों ए में बी जोड़े, बी में ए जोड़े, अगर ये दोनों भाग बराबर आ रहे हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये नियम लागू होता है। ये प्राकृत संख्याओं में क्या होता है? ये लागू होता है। ये कथन भी क्या है? सत्य। ये कथन भी क्या है? सत्य। अगला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है प्रत्येक पूर्ण संख्या। ये कथन क्या हो गया? ये कथन गलत हो गया कि प्रत्येक परमेय संख्या। मैंने बताया था अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएं तो सारे कथन है सत्य। अब अंदर से बाहर की होता है, क्यू की ओर जा रहे हैं तो सारे कथन से, अब क्यू से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सारे कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। एक का व्युत्क्रम एक होता है। एक का व्युत्क्रम एक होता है। एक का रेसिप्रोकल एक होता है। ये कथन भी क्या? हमें गलत पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथ के साथ हम जो ऑप्शन है उनको भी विस्तार से देख रहे हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। इन ऑप्शनों से भी क्वेश्चन निकलते हैं, वो भी आपके क्लियर हो सके, वो भी हम साथ के साथ देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक गैर शून्य परमेय संख्याओं का ऋणात्मक होता है। एक गैर शून्य परमेय संख्या, ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा था। क्या होता है? एक परमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। ये क्वेश्चन देखो, दशमलव के बाद में संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो कौन संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। देखो 40 की पावर 1/3 है, करनी 1/3 है का परमेयकारी गुणज क्या होगा? परमेयकारी गुणज मतलब इसको किससे गुणा करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद में कौन संख्या आ जाए? परमेयकरण का मतलब, परमेयकारी गुणज का मतलब गुणा करने पर एक परमेय संख्या आ जाए, परमेय संख्या आ जाए। इसको किससे गुणा करें? तो हम ऑप्शन से देख लेंगे। क्या देखो, मैं पहले ऑप्शन को इससे गुणा करता हूं, पहले ऑप्शन को इससे गुणा करता हूं तो 10 इससे गुणा आसानी से हो जाएगा। 400 की पावर 1/3। क्या इसका मतलब 1/3 का मतलब इसका घनमूल निकालना। क्या 400 का घनमूल हम निकालेंगे, कोई परमेय संख्या बनेगी? नहीं। आगे इसको गुणा करेंगे। देखो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, 5 की पावर 2/3 है तो इसको 25 की पावर 1/3 लिख लेंगे। 25 के पावर, अब इससे गुणा करेंगे, 40 गुणा 25 की पावर 1/3 तो 25 को 100, तो ये बन जाएंगे 1000।
और 1000 की पावर 1/3 का मतलब 1000 का घनमूल कितना होता है 10, और 10 कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या, तो उसका उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर नंबर सेकंड बी ऑप्शन क्या होने वाला है सेकंड। आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 के बीच स्थित है। वर्गमूल 5, ये देखो 4 के लगभग, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये क्या है 2 के लगभग बराबर है, तो ये हम मान सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है। ये क्या है, ये 9 से छोटा है और 4 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब 9 से छोटा है, तो ये 2 और 3 के 2.5 और 3 के क्या होगा मध्य होगा, 2.5 और 3 के मध्य होगा, तो इनके बीच जो संख्या होगी वो इनके बीच, देखो 4 इनके मध्य नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से, ये जो इनका वर्गमूल 7 का जो वर्गमूल करेंगे हम, तो ये अगर वर्गमूल 9 होता तो उसका वर्गमूल कितना होता है, उसका वर्गमूल 3 होता है, 9 होता तब इनका वर्गमूल 3 होता, ये 4 से बड़ी, ये इनके बीच नहीं हो सकती। ये देखो, ये अगर वर्गमूल 9 होता तो ये 3 प्लस में, ये देखो 3 से भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकती। बाद में 1 से 1/5, अगर यहां वर्गमूल 5 दे रखा है, ये क्या हो गया, अगर 4 होता तब 2 होता, ये उससे भी छोटा गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए फॉर एप्पल। तो कई बार हमें कुछ चीजें नहीं पता हो, वर्गमूल देखो, वर्गमूल 5 का मान हमें नहीं पता, वर्गमूल 7 का मान हमें नहीं पता, लेकिन इनके आसपास वाले जो वर्गमूल हमें पता है, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 पता है, तो कई क्वेश्चन हम ऑप्शनों से देख सकते हैं। इनमें ऑप्शनों पर जो दिमाग लगा के उनके ऑप्शनों को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, उन बातों से इन कई क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, कौन सा रेशनल नंबर है 3 और 4 के मध्य। अब देखो 21/10 है, तो इसको लिख सकते हैं 2.1, इसको क्या लिखते हैं 0.47, 0.47, क्या ये इन दोनों इसके मध्य है क्या, नहीं है, ये तो 3 से भी छोटे हैं। बाद में 16 में 5 का भाग दें, अगर 15 होते तो 3 बार, और समथिंग कुछ होगा। अब देखो 8 में जो 40, ये 4 से क्या चले जाएंगे बड़े चले जाए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से देख सकते हैं। 3 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, 3 और 5 के मध्य की अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। अब देखो ऑप्शनों से आसानी से देख सकते हैं, अगर यहाँ वर्गमूल में 16 होता तो उसका वर्गमूल कितना होता 4, और ये 16 से बड़ा तो थोड़ा समथिंग में बड़ा होगा, तो ये 3 और 4 के मध्य आ सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब वर्गमूल 5 है, ये 4 के आसपास है, 4 से बड़ा है, अगर वर्गमूल 4 होता तो उसका कितना होता 2 होता। अब ये समथिंग में कुछ होगा, तो ये 2 हो सकता है क्या, 3 और 4 के मध्य पूछा गया हमें, तो ये नहीं हो सकता। वर्गमूल 3, अगर वर्गमूल 1 होता या वर्गमूल 4 होता, तो ये इनके मध्य आएगा, वर्गमूल 1 और वर्गमूल 4 के मध्य आने वाला है, हमें 3 और 5 के मध्य पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो वर्गमूल 27 है, वर्गमूल 27 ये 25 के आसपास है, 25 के आसपास, और 25 का वर्गमूल कितना 5, और ये 5 से क्या जाने वाला है बड़ा जाना, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 3 और 5 के मध्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आप लिखो, कोई भी संख्या लिखो, जैसे 1/2 लिखो, इसका दशमलव भाग कैसा होगा 0.5, जैसे आपने 5, इनका ये दशमलव भाग होता है, ये दशमलव भाग है, ये दशमलव भाग हमेशा क्या होगा, देखो इसका दशमलव भाग है वो हमेशा क्या हो रहा है, क्या 1 से बड़ा आ रहा है, 0.5 है, 0.25 है, क्या 1 से बड़ा, 0 से छोटा है, नहीं, 1 से बड़ा नहीं, 2 से बड़ा नहीं, किससे छोटा आ रहा है, हमेशा 1 से छोटा आ रहा है। किससे छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे